कंवर सर के गणित क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम आप लोगों को 5 अलग अलग तरह के प्रश्नों को किस तरह हल करते हैं वो बताएंगे। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करने के बाद ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का। देखिए प्रश्न लिखा है 300 का 90% धन 90 का 30% का मान है। इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो हमको यहाँ ध्यान रखना है का मीन्स क्या होता है। तो का मतलब होता है गुणा। तो हम ये शब्द को अगर हटाएंगे, दोनों शब्दों को, तो क्या बनता है उसको देखें। तो ये बन जाएगा हमारा 300 का के जगह में लिखेंगे गुणा, 90% की जगह में लिखेंगे 90/100। 90% को भिन्न में बदलेंगे, किसी भी प्रतिशत में लिखा हुआ संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो 90%, 90% प्रतिशत मतलब 100 धन 90 का मीन्स हो जाएगा गुणा, 30% को लिखेंगे भिन्न के रूप में 30/100। ठीक, इस तरह करने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये बोडमास के नियम के आधार पे सर्वप्रथम क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ दो संक्रिया दिया है, गुणा दिया है और धन यानी प्लस दिया है। ठीक है, तो जब ये दोनों दिया हो तो पहले गुणा होता है। तो इस तरह ये हो गया हमारा कैंसिल, 2 शून्य आपस में क्या बचा, 3 × 90 यानी हो गया 9 तिया 27, शून्य की शून्य। अब इसमें 2 शून्य आपस में कट गए, ऊपर 2 शून्य नीचे का 2 शून्य आपस में कट गया, ये क्या हो गया 9 तिया 27। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। कितना हो गया देखो, इकाई में 7 है, इसमें शून्य है, क्या आएगा 7 आएगा। इसके दहाई में 2 है, इसके दहाई में 7 है, 7 2 9 और सैकड़ा में 2। इस तरह आंसर क्या आया हमारा 297। तो 300 का 90% धन 90 का 30% का मान क्या होगा 297। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न लिखा है यदि 23,200 भागित 145 बराबर 160 है तो 232 भागित 101.45 बराबर है। मतलब हम इन दोनों को अगर हल करेंगे तो कितना उत्तर आएगा। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर जो संख्या लिखा है और यहाँ पर जो संख्या लिखा है, इन दोनों प्रश्नों के संख्या को, अंकों को, विशेषकर अंकों को देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 3 2, उसके बाद 2 शून्य है, भाग दोनों में ये भाज्य है, ये भाजक है। तो यहाँ पर भी देखो भाजक के जो अंक हैं वो दोनों एक जैसे हैं। 1 4 5 इसमें भी है, 1 4 5 इसमें भी प्रयोग किया गया है। भाज्य को देखो, दोनों प्रश्न के पहला भाज्य होता है भाग चिन्ह पहले वाला, तो इसमें भी 2 3 2, बस 2 शून्य एक्स्ट्रा है, इसमें भी 2 3 2 है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि इन दोनों का उत्तर 160 है। तो इसी 160 में से ही हमको कम ज़्यादा करना रहता है। इसलिए ऑप्शन में भी देखो 160, अगर 0 हटा दिए तो 16, अगर और ज़्यादा से भाग दे देंगे तो 1.60 और ज़्यादा संख्या से भाग दे देंगे तो 0.16 आता है। तो इसको कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। आप लोगों को तरीका बताते हैं। पहले प्रश्न को लिख लीजिए, यहाँ 23,200 भागित 145 इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 23,200 बटे क्या हुआ 145। अब देखिए इतना बराबर कितना आया है 160। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 0 है इधर देखो लास्ट में है, इसका मतलब 145 का पहाड़ा अगर ये 16 बार पढ़ेंगे, 145 का अगर 16 बार पढ़ेंगे तब हमारा क्या आ रहा है, ये 2320 आएगा। और ये 0 बार और पढ़ेंगे तब ये 160 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे हम कि 16 बार 145 का पहाड़ा 16 बार में इतना कट रहा है
और ये शून्य बार में कट रहा है। ठीक है, इस तरह समझ आया। अब देखिए यहीं से समझना है। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 232 भागित 1.5 इतना लिखेंगे। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 अंक बढ़ा देते हैं। इस तरह हमारा क्या मिलेगा, 2 अंक ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे बचेगा 145। नीचे क्या बचेगा, 145 बचा। अब देखो इसमें समानता आ गया, क्या आ गया, सेम टू सेम बन गया ना। ये भी 23,200 था, ये भी 23,200 हो गया। नीचे 145 था, ये भी नीचे 145 हो गया। इस तरह क्या मिला हमें उत्तर, क्या मिला, जब इतना ही है तो उत्तर क्या मिलेगा, 160 ही मिलेगा। भाई ये 23,200 बटे 145 बराबर क्या मिला है, 160 है। तो हम जब इसको दशमलव हटा करके लिखे 232 बटे 1.45 को, तो क्या बन गया, 23,200 बटे 145। और जब 23,200 बटे 160 है तो 23,200 बटे 145 बराबर क्या होगा, 160 ही होगा। यहाँ लिखा है, इसके आधार पर ही कुल मिला के इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, रुकिए। अब देखिए यहाँ पर मान लो हम दशमलव का स्थान खिसकाते हैं, दशमलव का स्थान खिसकाते हैं तो कैसे उत्तर चेंज होता है, परिवर्तन होता है। अब ये भी जानना जरूरी है। हम इस वीडियो में इस प्रश्न को और कई तरीक़ा से प्रस्तुत किया जा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम कैसे उत्तर को बदलेंगे ये चीज़ भी इस वीडियो में बता रहे हैं। अब मान लीजिए ये तो मान लो स्थाई है, ये ऐसा ही दिया जाएगा, बदलना इसको है। मान लीजिए हम 2300 इस तरह 232, तो यहाँ एक शून्य कर देते हैं, 2320 कर देते हैं। प्रश्न में मान लो इसको दिया है ऐसा, अब इसको कर देते हैं 1.45 वही रखते हैं। ठीक है, अब की स्थिति मान लो कितना आएगा उत्तर, ये जानना है। तो क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे। अब ये दशमलव हटाने के लिए हमको क्या करते हैं, 2 शून्य बढ़ाते हैं, 2 शून्य बढ़ाएंगे, नीचे आ जाएगा 145। 145 हो गया है। तो यहाँ से दशमलव हटाए हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए 2 शून्य ऊपर में क्या किए, बढ़ाए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 23,200 बटे 145, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इतना बराबर क्या है, 160 है। तो अगर यहाँ पर देखो 23,200, तो अगर इतना रहता तब क्या आता, 160 आता। लेकिन एक शून्य अधिक है, एक शून्य अधिक है, इसका 160 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो इतना आएगा। तो लेकिन एक शून्य अधिक है तो एक शून्य बार पहाड़ा और पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये 2320 भागित 1.45 होता तो देखो ये एक शून्य उसमें और बढ़ जाता, 1600 आंसर आता। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता था, अब मान लो ये 23,2, अब 00 है इसमें, इधर क्या है 1.145 है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे लिखा है। इसमें अगर हम 3 अंकों के बाद दशमलव कर दें, 3 अंकों के बाद दशमलव कर दें, इसमें भी 3 अंकों के बाद दशमलव कर दें, तो जब दशमलव, ये जो प्रश्न है इसमें दशमलव अगर 3 अंक खिसकता है, यहाँ था दशमलव, यहाँ पर रहता है दशमलव अंत में, अगर भाज्य और भाजक दोनों में 3 अंक दशमलव खिसकाएंगी, इस तरह 3 अंक के बाद आया दशमलव, 3 अंक के बाद आया दशमलव, तो उत्तर हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। देखो 160 आया है तो ये भी 160 ही आएगा। अगर हम 2 अंकों के बाद परिवर्तन करते, 2 अंकों के बाद दशमलव, इसमें भी, तो इसमें भी 2 अंकों के बाद करते हैं, तो अगर 2 अंकों के बाद दशमलव खिसका रहे हैं तो भी 160 ही आएगा। ठीक है, कितना भी अंक खिसकाओ भाज्य और भाजक में, अगर दोनों में दशमलव खिसकाने का जो अंकों को पार करने की जो संख्या है वो बराबर है, उस कंडीशन में उत्तर पहले जो दिया है वैसे ही आता है। लेकिन अगर उसको कम ज़्यादा करें, मान लीजिए हम इसको यहाँ पर कर देते हैं 1 अंक खिसकाए और इसको हम 3 अंक खिसका देते हैं इस तरह, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। शून्य को दशमलव के अंत में शून्य हो उधर तो उसको नहीं लिखते। अगर इस तरह प्रश्न आता है तो देखो यहाँ क्या किए, दशमलव यहाँ पर 1 अंक खिसकाए हैं, कितना अंक,
1 अंक खिसकाए हैं। और यहाँ पर कितना अंक खिसकाए, ऐसे था तो 3 अंक खिसकाए, 3 अंक खिसकाए ना। अब देखो 3 अंक, जिसमें दशमलव ज्यादा खिसकता है, जिस संख्या में दशमलव हम जितना बाईं ओर ज्यादा खिसकाते जाएंगे वो संख्या छोटा होते जाता है, ठीक है। अब कम खिसकाएंगे तो कम छोटा होगा। तो इसमें 1 अंक खिसकाए तो ये कम छोटा हुआ, इससे और ये इसमें 3 अंक खिसका दिए मतलब ये ज्यादा छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया और छोटे संख्या को जब बड़े संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, बड़े संख्या से भाग देंगे तो और बहुत छोटा संख्या प्राप्त होगा। तो इसको हमने कितना अंक खिसकाया, 3 अंक खिसकाया। इसको कितना अंक खिसकाया, 1 अंक खिसकाया। तो 3 से कितना, 2 का अंतर है, 2 अंक का अंतर है। और चूंकि बड़े संख्या से छोटे संख्या को भाग देने पर संख्या छोटा प्राप्त होता है, तो छोटा प्राप्त होता है। और 3 अंक और 2 इसको देखना है, तो 1 अंक और 2 अंक, तो कितना का अंतर आ गया, 2 अंक। तो 2 अंक दशमलव, यहां पर जो भागफल में दशमलव है 2 अंक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर 1.6। क्या हो जाएगा, 1.6 आएगा उत्तर। कैसे जाने, यहां देखना है कितना अंक खिसकाए। नया प्रश्न जो बना उसमें दशमलव भाज्य में कितना अंक खिसकाए, भाजक में कितना अंक खिसकाए, उसको देखना है। तो फिर उसको लिख दो, 1 अंक खिसकाए तो 1 लिखो, 2-3 अंकों के बाद खिसकाए तो 3 लिख दो। अब देखो 3 और 1 में अंतर कितना है, 2 का, 2 ज्यादा है। अब ये 2 अंक छोटा करना है कि 2 अंक बढ़ाना है, ये कैसे तय करेंगे। तो भाजक अगर बड़ा रहेगा तो 2 अंक छोटा होगा, अगर भाज्य अगर बड़ा होता है, ये ऊपर वाला बड़ा होता है, तो 2 अंक या जितना भी अंक का अंतर आएगा उतना अंक उस पार कर देना, ठीक है, उसको बड़ा करना। भाज्य बड़ा होने पर उत्तर बड़ा आएगा, भाजक अगर उसके हिसाब तुलनात्मक बड़ा है तो क्या हो जाएगा, भागफल छोटा आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज, इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है। ऑप्शन है हमारे, ए है 1197, बी है 1260, सी है 1206 और डी है 1266। अब देखिए हमें क्या क्या चीज देखना रहता है। 9 तथा 7 दोनों के एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है, उभय मतलब दोनों, निष्ठ माने उपस्थित, तो दोनों में उपस्थित हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में उपस्थित हो, क्या, गुणज। तो दोनों में क्या, 9 और 7 दोनों के जो गुणज हैं वो दोनों में उपस्थित हो। 7 के 9 के भी गुणज में उपस्थित हो वो संख्या, और 7 के भी गुणज में वो उपस्थित हो। और गुणज किसको बोलते हैं, हम जिसको पहाड़ा बोलते हैं, जैसे 2 1 2 2 3 4 2 3 6, तो ये सब क्या हो गए, 2 के गुणज। उसी तरह 9 का जो पहाड़ा लिखोगे वो 9 के गुणज हैं, 7 के जो पहाड़ा लिखेंगे अनंत तक वो 7 के गुणज हैं। तो संख्या ए है, दोनों का जो गुणज है उभयनिष्ठ गुणज वो संख्या ए है, और जो वो ए है वो 1200 और 1300 के बीच में है। तो संख्या ए क्या है, ऐसा पूछा है। तो यहां पर हम दो चीजों को विशेषकर ध्यान रखना रहता है। पहला चीज क्या ध्यान रखना है कि 9 और 7 के विभाज्यता के नियम, 9 और 7 के विभाज्यता के नियम। तो 9 और 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों को अगर जोड़ें तो वो 3 से विभाजित हो जाए या 9 से, तो समझ जाओ वो विभाजित हो जाएगा 9 से। 7 के लिए स्पेशल नियम नहीं है, उसके लिए भाग करके देखना पड़ता है। तो पहला हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन से बन जाता है, ऑप्शन से ही बनाना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 1200 और 1300 के बीच में है। तो पहला ऑप्शन देखिए 1197 लिखा है। तो 1197 किसी के भी बीच में हो तो पहला संख्या से बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो संख्या के बीच, मैं कहूं कि 5 और 7 के बीच में है, तो जो भी 5 और 7 के बीच में होगा वो 5 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ 1200 और 1300 के बीच में है कह रहे हैं, तो 1200 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो 1200 से छोटा है, मतलब ये ऑप्शन
ऑलरेडी पहले से गलत है। दूसरा मैंने कहा कि 9 की विभाज्यता का नियम पहले चेक कर लेते हैं, फिर 7 का भाग करके देखेंगे। तो देखिए 9 का विभाज्यता का नियम देखते हैं इन तीनों में। तो अंकों का योग करेंगे, 6 और 2 8 8 1 9, तो 9 9 से विभाजित हो जाता है। 6 2 8 8 1 9 ये भी हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 9 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 2। तो ये दोनों तो 9 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 7। तो 7 से हो रहा है कि नहीं ये देखें, तो 1260 को देखते हैं। ठीक है, तो 7 से देखें तो 7 1 कम 7, क्या बचेगा 5, क्या उतारेंगे 6, तो 7 8 56 और 0 तो 0 बार जाएगा। ये 7 से विभाजित हो रहा है और ये जो 1260 है 1200 से बड़ा है और 1300 से छोटा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है 1260। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप पहले दो संख्याओं का गुणज है वो उभयनिष्ठ गुणज ऐसे करके दिया है, तो पहले उन दोनों का जो विभाज्यता का नियम है उस पर जांच लेना है। जांचेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि बीच का पूछ रहा है तो कोई ऐसा संख्या थोड़ी है जो दोनों के बीच में आ ही नहीं सकता। ठीक है, कोई संख्या जैसे ये संख्या दिया था दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको काट दिए। ये विभाज्यता के नियम में कट गया। अब हमारे पास केवल ये दोनों बचा, तो इसको दूसरा जो 7 का विभाज्यता का नियम उससे जांच कर लिए तो पता चल गया। इस तरीका से हम इस तरह के प्रश्न को हल आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। समय और कार्य से संबंधित यह प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं पहले। 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा, इसी को ध्यान देना है, 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में देखिए यहाँ क्या लिखा है, अथवा, यानी या तो 12 पुरुष उस काम को करेंगे या 15 औरतें। 12 पुरुष करेंगे तो 21 दिनों में, या 15 औरतें करेंगे तो भी 21 दिनों में। एक ही कार्य को, उसी कार्य को, काम एक ही है। 6 पुरुष तथा 10 औरतें का मतलब है 6 पुरुष और 10 औरत मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इसका बहुत ही सरल तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। इस तरह का प्रश्न किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगता है, इसका नियम है कि कुल कार्य को हम कार्य करने वालों की संख्या से भाग करते हैं, तब हमें उसका जो समय है वो पता चल जाता है। ये समय बराबर होता है कुल कार्य कितना है और उसको कार्य करने वालों की संख्या से भाग देना है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि इसमें पुरुष और औरत दोनों काम करेंगे, ये पूछा है। तो कभी भी भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो पुरुष का ही भाग किया जाता है, औरत के संग औरत का ही भाग किया जाता है। समान इकाई में बदलते हैं, जैसे किलोमीटर मीटर हो तो सबको किलोमीटर बनाओ या मीटर बनाओ, उसी तरह यहाँ पर भी नियम लागू होता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हम औरत के हिसाब से करते हैं, तो औरत यानी 15 औरत करते हैं कितना दिन में, 21 दिन में। 15 औरत 21 दिन में करते हैं, तो ये औरत है। 15 औरत 21 दिन में किए, मतलब 15 गुणित 21 दिन, ये हो जाएगा हमारा कुल कार्य। मैंने ऊपर में लिखा है ना, कुल कार्य बराबर क्या होता है बताया, कि जितने लोग कर रहे हैं किसी काम को, जितने दिन में कर रहे हैं किसी काम को, उन दोनों का गुणा कर दो, व्यक्ति की संख्या और दिनों की संख्या, तो वो हो जाता है कुल कार्य। तो 15 औरत 21 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो वो हो जाएगा उसका समय, कुल कार्य हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा 15 गुणित 21। अब देखिए यहाँ औरत लिखे हैं तो भाग भी औरत करेंगे, तो नीचे में औरत कितना लिखा है, 10 लिखा है। नीचे में औरत 10 लिखा है, तो 10 औरत 6 पुरुष करेंगे, तो हमको यहाँ पर 10 औरत के साथ ये 6 पुरुष को औरत बना करके लिखना है बस। ठीक है, हम क्योंकि पुरुष का भाग नहीं कर सकते, ऊपर में औरत लिखा है, तो पुरुष का भाग नहीं कर सकते, तो पुरुष को औरत बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से। कैसे बनेगा, 12 पुरुष
बराबर कितना है 15 औरत है। दिया है 12 पुरुष अथवा 15 औरत। इसका मतलब क्या हुआ, अथवा या दिया हो या अथवा दिया, उसका मतलब हो गया बराबर। ये दोनों बराबर हैं, 12 पुरुष और 15 औरतें बराबर हैं। तो 12 पुरुष 15 औरत के बराबर है, तो एक पुरुष कितना के होगा, तो 15/12 होगा एक ही नियम से। अब हमको इसी पुरुष को क्या बनाना है, औरत बनाना है। इस पुरुष को औरत बनाना है, तो 6 पुरुष बराबर, तो 15/12 गुणित 6 हो जाएगा। अधिक के लिए गुणा करते हैं, 6 एक कम 6 दूनी हो गया। कितना मिला हमें 15/2, 15/2 मिला। अब ये हमें 6 पुरुष के बराबर हमें 15/2 औरत मिल गया। अब औरत बन गया तो इसको हम 15/2 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 15/2 लिख दिए। अब देखिए इसको हम सीधा भिन्न में भी लिख सकते हैं। 15/2 बराबर क्या होता है 7.5, 7.5। तो इसको 7.5 भी लिख सकते हैं इस तरह, 7.5। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 15 गुणित 21 और 10 और 7 17.5 हो गया। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं हम, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य ऊपर बढ़ा देते हैं, इस तरह दशमलव हट गया। अब देखिए ये कितना, 5 से तो भाग जा ही रहा है, 25 तो 5 से भाग कर देते हैं। 5 तिया 15 बचेगा 2, 5 पंचे 25। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15 हो गया। अब 5 से इसको भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 चौक 20, बचेगा 1, 5 दूनी 10। अब देखो 7 एक कम 7, 7 छक्का 42, नीचे 1 बच गया, क्या बचा 3 गुणित 6 यानी हो गया 18 दिन। तो इस तरह 6 पुरुष और 10 औरतें उस कार्य को 18 दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसको हम इस प्रश्न को हम और दूसरे तरीका से भी सीधा शॉर्टकट हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं ये बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए हम ये इधर तो किए, वो सब नहीं करना है। और एक चीज और बता दूं, हम पुरुष का गुणा इसके साथ करके भी हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा कि कितने लोग कितने दिन में करते हैं कोई कार्य को, वो हो जाता है कुल कार्य। मान लीजिए 12 पुरुष को मैं लिख देता हूं यहाँ, 12 पुरुष 21 दिन में करते हैं, तो ये हो गया क्या, कुल कार्य। व्यक्ति की संख्या और दिनों की संख्या का गुणा कर दोगे वो हो जाता है कुल कार्य। तो पुरुष 12 पुरुष 21 दिन में करते हैं किसी कार्य को, तो ये हो गया कुल कार्य। अब देखो नीचे में पुरुष कितना है 6, नीचे में पुरुष कितना है 6। अब क्या बनाना है हमको, इस 6 पुरुष 10 औरतें, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, पुरुष बनाना पड़ेगा। क्योंकि 6 पुरुष लिखा है तो 6 पुरुष के साथ इसको पुरुष बना के जोड़ देंगे तो कुल पुरुष हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो जिसको भी बनाना है, जो भी बनाना है उसको हम लिखेंगे ऊपर। तो क्या करेंगे, ये 6 को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, इधर यहाँ 12 को लिखेंगे ऊपर, ये नीचे में क्या रहेगा 15। ठीक, हम 12/15, ये क्या बन गया, एक पुरुष बन गया। अब कितना है, कितने को बना रहे हैं, तो इस 10 को, तो ये हो जाएगा 10 का गुणा। ठीक, क्या किए यहाँ देखिए, पहले हम कुल कार्य लिखेंगे तो पुरुष के संग बना रहे हैं तो पुरुष गुणित दिनों की संख्या, ये हो गया कुल कार्य। अब ऊपर चूंकि पुरुष का संख्या लिखे हैं तो नीचे वाला जितने लोग अथवा के साथ लिखा रहेगा, तथा और के साथ लिखा रहेगा, वो पुरुष की संख्या लिखना है, फिर धन, उसके बाद ऊपर में जो अथवा वाला रहेगा, तो चूंकि पुरुष का लिखेंगे तो पुरुष का संख्या ऊपर लिखेंगे बटे औरत की संख्या, गुणा कर देंगे औरत के साथ, तो वो बन जाता है फिर पुरुष। तो इस तरह इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 दूनी 5 तिया, 3 एक काम 3 चौक हो गया। तो ऊपर क्या बचा है 12 गुणित 21। अब यहाँ क्या बचा देखिए, तो 6 धन 4, कितना हो गया 10 हो गया। 6 धन इधर 4 ही बचा ना, 4, हाँ 4 दूनी 8, 8 बचा, 4 है यहाँ पर 8 है, तो 4 दूनी 8। अब 8 6 14 हो गया। यहाँ देखिए 6 धन ये 4 आया है और गुणा चिन्ह के उस पार 2 है, तो 4 दूनी 8। अब 8 और 6 14। अब देखिए हल करते हैं, 7 दूनी 7 तिया, 2 एक काम 2 छक्का, तो क्या मिला 6 गुणित 3, इस तरह 18। तो आप पुरुष के साथ या औरत दोनों में से किसी के साथ दिन का गुणा करके
कुल कार्य निकाल सकते हैं। उसके बाद साट्रिक है, इसका सबसे बढ़िया तरीका है। यहाँ पुरुष का किए हैं तो नीचे में जो पुरुष है उसको लिख लीजिए, प्लस करिए, प्लस करने के बाद ऊपर के पुरुष बटे जो औरत है बटे कर दीजिए। और किसको बना रहे हैं हम पुरुष, तो इस 10 औरत को बना रहे हैं, तो 10 के साथ गुणा, ये हल करेंगे तो उत्तर आ जाता है। चलो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं। राम ने श्याम से 7 अंक कम पाए जबकि लक्ष्मण ने राम से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो लक्ष्मण ने कितने अंक पाए। इस तरीका से यहाँ नाम बदल कर और बहुत सारा चीज लिखा जा सकता है। अंक की जगह में पैसा वैसा कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उम्र भी लिखा जा सकता है कि इसका राम का उम्र श्याम से 7 वर्ष कम है। इस तरीका से जब भी प्रश्न आएंगे तो इसमें कितने व्यक्तियों का नाम आया उसको क्रम से लिख लीजिए। कैसे, पहला में देखो किससे लिखा है, श्याम से, तो जिसके सामने शुरू में से लिखा रहेगा उसका नाम लिख दो बीच में, ये हो जाएगा श्याम। अब श्याम से राम लिखा इधर तो राम लिख दो। अब एक और नाम क्या बचा, लक्ष्मण। इसको ध्यान देना, शुरू में जिस नाम के सामने से लिखा है उसके नाम को बीच में लिख देना। अब ये पहला है, उसके पहले नाम को पहले से लिखा है उसको बीच में, और इसके बाद और जो नाम आया उसको लास्ट में। अब जो बीच में लिखे हैं उसी को मानना है हमको x। अब देखिए x मान लिए तो क्या लिखा है, राम ने श्याम से 7 अंक कम। तो जब x श्याम का x अंक है तो राम का 7 अंक कम है, तो क्या हो जाएगा, x में 7 कम हो गया। अब देखिए फिर क्या लिखा है, जबकि लक्ष्मण ने राम से, किसने, राम से 3 अंक कम। तो लक्ष्मण राम से, तो राम का कितना है देखो, x माइनस 7, x ऋण 7 है, राम से 3 अंक कम, तो इससे भी क्या हो जाएगा, 3 अंक कम हो जाएगा। 3 अंक अधिक, 3 अंक अधिक है, 3 अंक अधिक है किसका, लक्ष्मण का। राम से 3 अंक अधिक, तो राम का कितना माने है, 1 ऋण 7 आया, इससे अधिक, तो अधिक में अधिक को धन 3 लिखेंगे, अधिक को धन लिखते हैं और कम है तो ऋण लिखते हैं। अब लिखा है यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है। कुल का मतलब क्या हो गया, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों के प्राप्तांक को, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 76। इस तरह हमारा बन गया एक समीकरण। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, अब देखो लिखेंगे x ऋण 7 धन x धन x धन ऋण 7 और धन 3 बराबर क्या मिला, 76। x से x को आपस में जोड़ते हैं तो 1 x 2 3, तो हो गया 3x। अब देखो ऋण 7 कितना हो गया, ऋण 14 हो जाएगा, और 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 14 में 3 घटा देंगे तो 11, तो ऋण 11 बचा हमारा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर भी देख सकते हो, ऋण 7 में से 3 घटा देंगे तो हमारा ऋण 4 बचेगा, ऋण 4 और ऋण 7 मिलकर हो जाएगा ऋण 11। अब बराबर कितना है, 76। अब देखिए हमें किसका मान प्राप्त करना है, इस x का मान प्राप्त करेंगे तब इस हम लक्ष्मण का जो प्राप्तांक है उसको पता आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए जब भी x का मान निकालना हो तो उसके साथ जो घटाव में है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 87 हो गया। अब यहाँ हमें क्या मिला, 3x बराबर क्या मिला, 87। अब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, 3x के साथ गुणा में है, इसलिए उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग करेंगे 3 1 कम 3 दूनी, क्या बचेगा, 8 में 2 3 या 27। तो इस तरह x बराबर क्या मिला हमको, 29। क्या मिला, x बराबर 29 मिला। अब देखिए हमको किसका उम्र जानना है, प्रश्न किसका प्राप्तांक पूछा है, लक्ष्मण को कितना अंक मिला, ठीक है। तो देखिए लक्ष्मण के लिए क्या बना है सूत्र, x ऋण 7 और धन 3, ऐसा बना है। तो हम यहाँ एक सब जगह में हमको कितना मिला, 29 मिला, और ऋण 7 धन 3। अब देखो हम इसको जोड़ देते हैं, 29 3 कितना हो गया है, 32।
अब 29 3 32 धन धन जुड़ता है, अरे घटाएगा आपस इसमें से, तो 32 घटाएगा कितना मिलेगा 25। इस तरह लक्ष्मण को कितना प्राप्तांक हुआ, लक्ष्मण का प्राप्तांक 25। इस तरह हम आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।